आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में बहुत सी कैटेगरीज हैं और म्यूचुअल फंड में छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है। लेकिन यदि बात करें फंड मैनेजमेंट की, तो म्यूचुअल फंड में फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड होती है और स्पेशली एडवांस्ड डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज के मामले में पीएमएस और एआईएफ में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन पीएमएस में मिनिमम 50 लाख रुपीज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जाती है और एआईएफ में मिनिमम जो टिकट साइज है वो 1 करोड़ रुपए है। तो म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच जो स्ट्रक्चरल गैप था उसे एड्रेस करने के लिए सेबी ने म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस के अंदर एक नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड यानी SIF। इसे एक इंटरमीडिएट इन्वेस्टमेंट व्हीकल के रूप में पोजीशन किया गया है, जो म्यूचुअल फंड की रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी को पोर्टफोलियो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है और यहां मिनिमम 10 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम SIF को विस्तार से समझेंगे और साथ ही बात होगी ISIF एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड की, जिसका NFO 19 मई 2026 से 2 जून 2026 तक ओपन है। सेबी ने SIF के तहत 3 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज परमिट की हैं: इक्विटी ओरिएंटेड, डेट ओरिएंटेड और हाइब्रिड ओरिएंटेड। इक्विटी ओरिएंटेड के तहत आगे 3 स्ट्रेटजी हो सकती हैं: इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट, इक्विटी एक्स टॉप 100 लॉन्ग शॉर्ट और सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट। डेट के तहत 2 अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं: डेट लॉन्ग शॉर्ट और सेक्टोरल डेट लॉन्ग शॉर्ट। वहीं यदि हाइब्रिड की बात की जाए तो हाइब्रिड के तहत हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट और एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। तो चलिए अब एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट कैटेगरी को डिटेल में समझते हैं। ये स्ट्रेटजी इक्विटीज, डेट, कमोडिटीज और डेरिवेटिव के बीच अपॉर्चुनिस्टिक एलोकेशन शिफ्ट करके रिलेटिवली लोअर वॉलेटिलिटी के साथ रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करती है। आप जानते हैं कि हर एसेट क्लास अलग अलग इकोनॉमिक साइकिल में डिफरेंट तरह से परफॉर्म करता है। कभी इक्विटी परफॉर्म करती है तो कभी गोल्ड, और इसी वजह से हाइब्रिड एसेट एलोकेशन जनरली डिफरेंट इकोनॉमिक साइकिल्स में रिलेटिवली स्मूदर पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। वॉलेटिलिटी या उतार चढ़ाव इक्विटी का बेसिक नेचर है और इसी वजह से कई बार बाजार की टेम्परेरी गिरावट में इन्वेस्टर्स इमोशन में आकर पैनिक सेलिंग कर देते हैं और परमानेंट लॉस बुक कर लेते हैं। हाइब्रिड एसेट एलोकेशन को कई सिचुएशंस में प्योर इक्विटी क्लास के मुकाबले रिलेटिवली लेस वोलेटाइल पाया जाता है और रिलेटिवली कम उतार चढ़ाव की वजह से हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए टिके रहते हैं और ऐसे में वो कंपाउंडिंग का फायदा उठा पाते हैं। देखा जा सकता है कि अलग अलग टाइम पीरियड्स में कभी इक्विटी बेटर परफॉर्म करती है तो कभी डेट और कभी गोल्ड। लेकिन मार्केट के अलग अलग फेजेस में हाइब्रिड एसेट एलोकेशन डाउन साइड रिस्क को रिड्यूस करते हुए लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग को एनहांस करने की कोशिश करता है और साथ ही यहाँ पर वॉलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए एक एडिशनल अप्रोच के रूप में लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रेटजीज का यूज किया जा सकता है। इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य है कि मल्टीपल अप्रोचेस का कॉम्बिनेशन यूज करके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन को इंप्रूव कर सके और चेंजिंग मार्केट कंडीशंस में पोर्टफोलियो को बेटर पोजीशन में रखने की कोशिश करें। अब समझते हैं कि आखिर ISIF एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड क्या है। ये एक इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जो बाय लो सेल हाई के प्रिंसिपल को फॉलो करती है और क्रॉस एसेट वैल्यूएशन, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और रिस्क एडजस्टेड अपॉर्चुनिटीज के बेसिस पर इक्विटी, डेट और कमोडिटीज के बीच डायनेमिकली एलोकेशन शिफ्ट करते हुए अलग अलग मार्केट साइकिल्स में कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करने की कोशिश करती है। इस फंड में एलोकेशन ब्रॉडली 3 मेजर एसेट क्लासेस में किया जा सकता है। पोर्टफोलियो का अप्रोक्सीमेटली 35% से 80% हिस्सा इक्विटीज में एलोकेट किया जा सकता है, जिसे ग्रोथ इंजन के रूप में देखा गया है, और डेट में GSEC और क्रेडिट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सपोजर हो सकता है और इसका यूज स्टेबिलिटी और ड्यूरेशन मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है। कमोडिटीज एलोकेशन में गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर और एल्यूमिनियम इत्यादि का एक्सपोजर लिया जा सकता है,
जिनका ऑब्जेक्टिव इन्फ्लेशन हेज और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। डेट और कमोडिटीज में कुल एलोकेशन 10% से 55% तक हो सकता है। इस फंड में 20% तक इनविट्स का एक्सपोजर भी लिया जा सकता है, जो लिक्विडिटी, इन्फ्लेशन हेज और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का काम कर सकता है। ये फंड रिटर्न्स एनहांस करने और पोर्टफोलियो रिस्क को मैनेज करने के उद्देश्य से कवर्ड कॉल्स ऑप्शंस और दूसरी परमिटेड डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स का भी यूज कर सकता है। अब समझते हैं इस फंड का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सबसे पहले एक प्रोप्राइटरी एसेट एलोकेशन मॉडल का यूज किया जाता है, जो इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज एलोकेशन डिटरमिन करने में हेल्प करता है। यहाँ प्राइमरी फोकस होता है वैल्यूएशन और टेक्निकल सिग्नल्स पर। इसके बाद फंड मैनेजर्स एसेट एलोकेशन को रिव्यू करते हैं। मार्केट एनवायरनमेंट को देखते हुए एलोकेशन को कम या ज्यादा किया जा सकता है। फंड मैनेजर रिव्यू के बाद अक्रॉस हेज्ड और अनहेज्ड इक्विटी, फिक्स्ड इनकम और कमोडिटीज का फाइनल एसेट एलोकेशन डिसाइड किया जाता है। अब यदि बात की जाए टैक्स नियमों की, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो प्रोडक्ट है ये स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड है। तो यहाँ पर यदि इन्वेस्टमेंट से विद इन 1 ईयर इन यूनिट्स को सेल किया जाता है, तो इस केस में जो गेन्स होंगे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहलाएंगे और उस पर इन्वेस्टर के इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से कैपिटल गेन टैक्स यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि 1 साल तक होल्ड करने के बाद यूनिट्स को बेचा जाता है, तो उस पर जो कैपिटल गेन्स होंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाएगा और उस पर 12.50% प्लस सेस के रेट से टैक्स एप्लीकेबल होगा। अब क्विकली कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी समझ लेते हैं। इस फंड का बेंचमार्क है 50% निफ्टी 500 TRI प्लस 40% निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स प्लस 7% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड प्लस 3% डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर। और यदि फंड मैनेजर्स की बात की जाए, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल फंड मैनेजर्स की एक्सपर्टीज का फायदा मिल सकता है। इक्विटी पोर्शन को मैनेज करेंगे मिस्टर इहाब दलवई, मिस शर्मिला डिसिल्वा और मिस मासूमी झुरमरवाला। वहीं डेट पोर्शन को मैनेज करेंगे मिस्टर मनीष बंटिया, मिस्टर अखिल कक्कड़ और कमोडिटीज एलोकेशन को मैनेज करेंगे मिस्टर गौरव चिकने। इस फंड में रेगुलर और डायरेक्ट दोनों प्लान्स अवेलेबल हैं और फिलहाल केवल ग्रोथ ऑप्शन ही यहाँ पर अवेलेबल है। अगर इन्वेस्टमेंट अलॉटमेंट के विद इन 12 मंथ्स उसे रिडीम किया जाता है या फिर स्विच आउट किया जाता है, तो एप्लीकेबल एनएवी पर 1% एग्जिट लोड एप्लीकेबल हो सकता है। और वहीं यदि 12 मंथ्स तक होल्ड करने के बाद रिडीम किया जाता है या फिर स्विच आउट होता है, तो उस पर कोई एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं होगा। फर्स्ट टाइम एसआईएफ इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए रखा गया है और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो ऑलरेडी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के किसी भी एसआईएफ में ऑलरेडी 10 लाख का थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, वो 10,000 रुपए से एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस फंड में एसआईपी फैसिलिटी भी है, लेकिन पहले मिनिमम 10 लाख रुपए की जो कंडीशन है वो पूरी होनी चाहिए और उसके बाद डेली एसआईपी 5,000 रुपए से, वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली एसआईपी 10,000 रुपए से और क्वार्टरली एसआईपी 20,000 रुपए से शुरू की जा सकती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ओपन एंडेड डेली लिक्विडिटी स्ट्रक्चर नहीं है। रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी वीक में 2 बार रखी गई है, मंडे और वेडनेसडे को। अगर इनमें से कोई नॉन बिजनेस डे हो तो रिडेम्पशन नेक्स्ट बिजनेस डे पर प्रोसेस किया जा सकता है। तो आज फंड नामा के इस एपिसोड में हमने बात की एसआईएफ की और साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आईसिफ एक्टिव एसेट एलोकेटर लॉन्ग शॉर्ट फंड को भी हमने डिटेल में समझा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। फंड नामा की इस एपिसोड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। Investments in specialized investment fund involves relatively higher risk, including potential loss of capital, liquidity risk, and market volatility. Please read all investment strategy related documents carefully before making the investment decision.